नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। राजस्थान की राजनीति में कब उफान नहीं होता। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, आप सही जा रहे हैं। मैं अंतर चुनाव की बात कर रही हूं। राजस्थान में बाय इलेक्शन है, एक तरफ तो बिहार में बाय इलेक्शन, एक तरफ तो बिहार में इलेक्शन चल रहा है और एक तरफ राजस्थान में बाय इलेक्शन। और दोनों में कांटे की टक्कर से मुझे नजर आ रही है। और आज इसी कांटे की टक्कर पर बात करने के लिए मेरे साथ खास शख्सियत के रूप में मौजूद है बाबर सिंह पलाड़ा जी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, जाना माना चेहरा है, परिचय के कोई मोहताज नहीं है। आज इनसे मैं क्यों मिल रही हूँ, क्यों इनसे बात करूंगी अंतर चुनाव को लेकर, वो आपको पहले बता देती हूँ। बड़ी जिम्मेदारी सर को सौंपी गई है, पर्यवेक्षक के रूप में भी, साथ ही साथ प्रचार प्रसार का जिम्मा भी इनके जिम्मे ही है कि बीजेपी को जिताकर ही रहना है। सर, सबसे पहले तो सभी दर्शकों के सामने आपका बहुत स्वागत करूंगी और आज बीजेपी के बारे में जानेंगे कि अंतर में क्या कुछ चल रहा है। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू दिव्या शेखाव जी, आपको और आपके समाचार हमारा समाचार के हेड आदरणीय रामनिवास जी को, जादौन जी को, आपकी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक अच्छा सवाल पूछा। अंतर चुनाव की बात है तो आज पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की एक लहर है, क्योंकि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से काम किया है, राष्ट्रीय भावनाओं से काम किया है, इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। वहाँ पे जिस प्रकार से धारा 300 हटाने का काम किया हमारे नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, जो हमारा बहुत बड़ा एक कश्मीर का एक बहुत बड़ा कलंक था जिसको धारा 370 को हटाया गया। लोग कहते थे उस समय कि भाई जब धारा 370 हटाएंगे तो खून की गंगा नदियाँ बह जाएगी, लेकिन एक बूंद भी वहाँ नहीं बही और धीरे धीरे आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने। और जिस प्रकार से इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम किया, देश को उठाने का काम किया है, देश का उत्थान का काम किया है, भारत को आगे बढ़ाने का, विश्व में बढ़ाने का काम किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रीय भावनाओं से काम करता है, देश के प्रति काम करता है, राष्ट्र के प्रति काम करता है। उसी के अनुसार जो ऊपर की बात है वही नीचे तक आती है, तो नीचे की भी आज भी लोगों के मन में भावना भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे भजन लाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का क्षेत्र है वहाँ, वैसे भी अंता में हमारे आदरणीय वसुंधरा जी का बहुत बड़ा प्रभाव है, तो इसलिए वसुंधरा जी के प्रभाव से वहाँ पूरे हाड़ौती में ही, उस पूरे हाड़ौती में हमारे वसुंधरा जी का प्रभाव है, तो वहाँ निश्चित तौर से हो सकता है थोड़ा उथल पुथल होती रहती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में, राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय हमारे मदन लाल जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में वो हम चुनाव अंता निश्चित जीतेंगे। आपने तो जीत का बिगुल बजा दिया कि हम ही जीत रहे हैं। बुरा नहीं मानिएगा पलाड़ा साहब, मोरपाल सुमन जी को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी कि ये हमारे कैंडिडेट होंगे। अच्छी पकड़ भी है, वहीं के हैं वो। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो नाम एक शोर सुनाई दे रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ नरेश मीणा है, एक तरफ के जो प्रमोद जैन भाई है और एक तरफ मोरपाल सुमन है। लेकिन एक स्वर में, धीमे स्वर में जो नाम उठ रहा है, वो उठ रहा है कि भाया जीतेगा। क्यों मोरपाल सुमन जी का नाम धीमे धीमे से, बिल्कुल धीमे ही होता जा रहा है। अब भाया जी भी वहाँ के लोकल के क्षेत्र के पूर्व में विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो थोड़ा प्रभाव है, थोड़े सक्षम है हर चीज़ से, तो हो सकता है नाम है, लेकिन लास्ट में जब नतीजे आएंगे, जो जनता की भावना है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और निश्चित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो अंता से वो जीतेंगे, मुझे विश्वास है। सरकार आपकी है, सारे दांवपेच आप लोगों के हाथ में हैं। फिर क्यों मोरपाल सुमन जी का नाम चुनाव प्रचार में अभी भी कहीं ना कहीं पीछे से है। एक तरफ तो खुद नरेश मीणा भी लगे हुए हैं, मैं ही जीत चुका हूँ बिल्कुल। अब जो जनता को अगर अपना हित चाहिए, जनता का विकास चाहिए, और अगर आज जो भी है कोई भी अगर विकास का काम आएगा तो सरकार के माध्यम से आएगा, हमारे वहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के माध्यम से आएगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आएगा। जो भी विकास होगा
तो जनता का विकास है या जनता का कोई काम हो सकता है या जनता का की कोई मदद हो सकती है तो वो सरकार के माध्यम से हो सकती है। और वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, यह आप सबको पता है। तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं और एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल पे हमारे जब बात अलग होती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल पे काम करता है ना, जब वो सब बाजी चेंज कर देता है। तो भारतीय जनता पार्टी बाजी चेंज करना भी जानती है और निश्चित आप समय आने पे, अभी तो समय है ना, 8-10 दिन है, 10 दिन में तो बहुत परिवर्तन आएगा, उतार चढ़ाव सब चीज़ें आएगी। लेकिन समय पे मुझे विश्वास है कि लास्ट समय पे जब वहाँ पे हमारे वसुंधरा जी पूरे क्षेत्र में अगर एक चक्कर काट लेगी, एक बार घूम लेगी अंत में, तो वो बाजी सब पलट देगी। मतलब इतना यकीन है आप लोगों को कि एक बार वसुंधरा जी अगर निकल गई है तो मोरपाल सुमन जी जीत के बिल्कुल नज़दीक है, जी ये मान सकते हैं। जी। हाँ, मुझे विश्वास है कि वसुंधरा जी एक बार वहाँ उस क्षेत्र में घूमेगी तो उस क्षेत्र में मतलब सब बाजी परिवर्तन कर देगी। और सारे कार्यकर्ता हमारे एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो सब लगे हुए हैं और वो सब इसी प्रयास में है कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीते। और फायदा भी जनता को उसी में है क्योंकि वहाँ सरकार भजन लाल जी की है, तो काम भजन लाल जी करने वाले हैं, वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। अगर आदमी को अपना खुद का भला है, क्षेत्र का भला है, विकास जो कराना है तो वो सरकार के माध्यम से होता है। और सरकार बीजेपी के, तो निश्चित बीजेपी का ही से ही अगर कोई चीज़ है तो वो बीजेपी के माध्यम से ही हो सकती है, कोई काम होगा। तो इतनी तो जनता वहाँ की वो भी समझदार है कि मुझे उस क्षेत्र के लोगों को विकास चाहिए। और विकास में अगर अभी 3 साल सरकार बीजेपी की है तो काम उसी के माध्यम से होने, तो जनता का फायदा उसी में है। तो निश्चित मुझे विश्वास है कि आने वाले समय बहुत अच्छा होगा। पलाड़ा साहब आप तो बातों में मुझे उलझा रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, दुष्यंत जी को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, न वो पहुंच रहे हैं, न बीजेपी के बड़े लीडर नज़र आ रहे हैं कि मोरपाल सुमन का कहीं ना कहीं वो प्रचार प्रसार करे, जीत के नज़दीक ले जाए। इस तरीके से कैसे बीजेपी जीतेगी? क्या बीजेपी मोदी जी के नाम पे जीत जाएगी अंत में? नहीं, मोदी जी का नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन उसके साथ में जो आपका कहना है कि भाई दुष्यंत जी वहाँ के सांसद है, वो नहीं है। दुष्यंत जी लगातार जब से ये चुनाव डिक्लेयर हुए हैं, जब से दुष्यंत जी हमारे सांसद है वो वहीं पे हैं और हमारे बड़े लीडर भी वहाँ पे हैं। या आपके पास कोई सूचना पूरी नहीं आई होगी। और बड़े लीडर है, अब समय कई बार अभी ऐसे है कि अभी कई शादियाँ चल रही है, कईयों की व्यस्तता चल रही है, कोई हो सकता है बड़े लीडरों की कोई व्यस्तता की वजह से नहीं पहुँच पाए होंगे। लेकिन सब मौके पे अब धीरे धीरे सब पहुंच जाएंगे, परिस्थिति को चेंज कर देंगे। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी धीरे धीरे, देखना। ये तो चलिए मैंने मान लिया कि शादियों का माहौल है, देव उठ गए हैं, तो हो सकता है सब जीवने में बिजी हो बीजेपी वाले, उस पर मैं नहीं जा रही, जीवने दीजिए उन्हें। नरेश मीणा भी लगातार जो है पूरे दमखम के साथ मैदान में है और कहीं ना कहीं बिगुल बजाकर बैठे हैं और अब उन्हें कहीं ना कहीं केजरीवाल जी का भी साथ मिल गया है, आपका साथ उनको मिल गया, आपका साथ सबका विकास ना हो जाए कहीं? किसका मतलब देखो मैं बताऊँ, आपका यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं है आप पार्टी का। और नरेश जी युवा है, अच्छा है, संघर्ष कर रहे हैं, वो अपने लेवल पे वो अपना काम कर रहे हैं और करना चाहिए। इसमें क्या है, अपनी अपनी मेहनत, देखो जो चुनाव लड़ता है वो जीत के लिए चुनाव लड़ता है और अपनी मेहनत करता है। अब मेहनत कब कैसे किस क्षेत्र में जाके रंग लाएगी, मैं उस उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी भारतीय जनता पार्टी वहाँ मजबूत है और उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीतेगी। और ये आप निश्चित देख लेना, अगर वो दोनों ही कांग्रेस विचारधारा के हैं, अगर किसी का वोट तोड़ेंगे, आप पार्टी वोट तोड़ेगी तो वो कांग्रेस का तोड़ेगी, न कि बीजेपी के वोट तोड़ेगी। और जो नुकसान होना है केजरीवाल जी का, यहाँ कोई इतना वो प्रभाव नहीं है। केजरीवाल जी की वजह से कांग्रेस को नुकसान होना है, न कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना है। मतलब ये मान ले कि आप लोगों को कोई नुकसान नहीं है? हमें केजरीवाल जी से हम तो कहते हैं केजरीवाल जी सब जगह खड़े करे आदमी। भाया जी से? भैया जी से कैसे होगा, वो भैया जी उन्हीं के आदमी तो है। भैया जी वो तो एक ही पार्टी के हैं ना दोनों तो। दोनों वोट ले गए, आप लोगों के पास क्या बचा? नहीं नहीं, दोनों वोट हमारे भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी, क्या वर्ल्ड की पार्टी है। तो उसमें सब कुछ बचा हुआ है बीजेपी के पास। बीजेपी के पास पूरे कार्यकर्ता है, आज जीते हैं ना चुनाव, इतने बड़े चुनाव से जीते हैं। बीजेपी कोई
आज धीरे-धीरे कितने किस स्तर पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। पलाड़ा साहब, फलौदी का सट्टा बाजार आपने सुना है नाम? मुझे पता है कि ये नाम सबने सुना होगा। इन दिनों भी अगर सट्टा बाजार की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं प्रमोद जन भाया का नाम बड़ी तेजी के साथ उछाल पर है। अब आपको जिम्मेदारी मिली है, अब आप जाएंगे अंता। आप कैसे इस जो सट्टा बाजार है फलौदी का, इसे कैसे चेंज करेंगे, पहुंच के कैसे चुनाव प्रचार करेंगे मोरपाल सुमन का? अब सट्टा बाज़ार क्या कहता है उस बात का मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हम जनता के बीच में जाकर के जनता से हम वोट लेने के लिए, हम उन लोगों से बात करके हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहाँ का माहौल खड़ा करने के लिए हम काम करेंगे। हमारे प्रत्याशी के पक्ष में हम माहौल खड़ा करेंगे, हमारे प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। उसमें हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता लग करके मोरपाल जी को जिताने का काम करेगा। हम सट्टा बाज़ार के में विश्वास नहीं करते, हम संघर्ष में और जीत में विश्वास करते हैं और जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। चलिए, तो बहुत शुक्रिया सर, आपसे कई सारी बातें होगी अंता को लेकर। आज पहली बार मिलना हुआ है तो आज आपके भी जीवन के बारे में थोड़ा-सा जानेंगे और दर्शकों को भी बताएँगे। मुझे एक बात बताइए, कैसे आप राजनीति में आए हैं? कैसे आप एमएलए बने? कैसे लोगों के बीच में रहे? आगे के भी कुछ प्लान्स होंगे, थोड़ा-सा बताइए एक बारी दर्शकों को। मैं तो मेरे जीवन में राजनीतिक से मैं एक सामान्य परिवार से नीचे से उठा हुआ व्यक्ति हूँ। मैंने संघर्ष करके इस राजनीतिक बिजनेस में कदम रखा, राजनीति में कदम रखा। बचपन से मतलब एक नीचे से धरातल से उठ करके मैंने हर दुख सुख भोग करके, सुख तो भोगा ही नहीं, मतलब संघर्ष में आदमी को ज़्यादा कठिनाई भोगनी पड़ती है, और वो भोग करके मैंने छोटे से व्यापार शुरू करके मैंने व्यापारी के रूप में काम किया, जो राजस्थान लेवल पे मैं आज व्यापार में खड़ा हुआ। उसी साथ में मैं कम उम्र में ही 25 साल का था जब भी मैं बीजेपी की, मतलब 20 साल का था जब भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। मैं संघ का स्वयं सेवक होने के नाते में शुरू से मेरी विचारधारा भाई बीजेपी के प्रति थी, तो मैं संघ का स्वयं सेवक था। तो फिर मैं व्यवसाय से राजनीतिक में आने की इच्छा की, और राजनीतिक में भी मैंने हर संघर्ष करके हर कदम मैंने कई चुनाव लड़े, कई लगभग 10-12 चुनाव भी लड़े। आम जनता से जुड़ के गरीब को गणेश मान करके सेवा करके इस राजनीतिक में आया। क्या है कि बिजनेस में तो लोग बहुत होते हैं, लेकिन बिजनेस वाले को कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं, तो सब जो लोग जानते हैं राजनीतिक से, लोग आम जनता को थोड़ा विश्वास भी है कि राजनीतिक में हम सब जा कर के राजनीतिक किसी भी व्यक्ति को कोई काम होता है तो एक राजनेता के पास जाता है, उसको विश्वास होता है। तो इसलिए मैं राजनीतिक में आने का मेरा विचार बना, और मैं सेवा के रूप में मैंने राजनीति किए। लोग राजनीति को व्यवसाय के रूप में समझते हैं, लेकिन मैं राजनीति को बिजनेस नहीं समझता। मैं राजनीति को केवल मात्र सेवा समझता हूँ। गरीब को गणेश मान करके सेवा करता हूँ। सब जाति समाज को साथ लेके चलता हूँ। कभी किसी में भेदभाव नहीं करता हूँ। मेरा ध्येय कि जिस भी जगह मैं रहता हूँ और जिस भी क्षेत्र में मैंने कदम रखा, वो हर कदम को मैं भगवान शिव के आशीर्वाद से उस कदम पे मैं आगे बढ़ने का काम किया। मैंने ईमानदारी से काम किया, भ्रष्टाचार मुक्त काम किया मैंने। आज मान लो कि हमारे अजमेर ज़िले का जिला प्रमुख बनता है, वो वापस कभी दोबारा नहीं बन पाता है। वो कोई पद पे नहीं आया, जो क्या पता क्या है कोई, लेकिन हमें भगवान शिव जी के आशीर्वाद से वापस जिला प्रमुख रहते एमएलए बनने का भी मौका मिला। जिला प्रमुख आज तक आज़ादी के बाद में अजमेर में दोबारा जिला प्रमुख को भी कोई नहीं बना, लेकिन पहले बार है मेरी पत्नी जिला प्रमुख सुशील कौर पलाड़ा को भी जिला प्रमुख बनने का मौका मिला। ये केवल मात्र जनता की सेवा का परिणाम है, और सेवा करने की वजह से ही आज इस राजनीतिक में लोगों का विश्वास जीता, दिल जीता, दिल में राज किया। हमने आम जनता के दिलों में राज करते हैं, इस वजह से सेवा करके दिलों में राज करने की वजह से इस राजनीतिक में हमें हर सफलता भगवान शिव जी ने दी। हो सकता है पद और पैसा तो हर व्यक्ति के पास आ सकता है, लेकिन मान सम्मान जो मिलना चाहिए, पद तो मेरे से भी बहुत बड़े लोगों के पास है, पैसा भी मेरे से कईयों के पास 100 गुना पैसा है, पद भी बहुत लोगों के पास है, लेकिन जो मुझे भगवान शिव जी ने मुझे जो मान सम्मान, जनता ने मुझे मान सम्मान दिया, तो उससे मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। और मुझे वही चाहिए, मुझे जनता का आशीर्वाद चाहिए, जनता का मान सम्मान चाहिए। कई लोग हैं, आज कौन जानता है, आज कोई गिने चुने नेता है जिनको पूरा राजस्थान जानता है, आज गिने चुने बिजनेसमैन हैं जिनको लोग राजस्थान में जानते होंगे।
या और जानते होंगे, या पद के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े पदों पे भी है और भी है। लेकिन मैं भगवान शिव जी के आशीर्वाद से शिव भक्त के रूप में और एक आम जनता की सेवक के रूप में मैं मेरी पहचान है, और इसी वजह से पूरे राजस्थान में मेरी छोटी मोटी पहचान है। हर आदमी से मौका लगता है तो मैं हर आदमी की मदद करने का काम करता हूँ। जहाँ भी कोई भी अगर किसी को भी कहीं ज़रूरत पड़ती है कि भाई मेरी मदद की कहीं आवश्यकता है, वो मेरे पास आता है तो मैं उसकी हर आदमी की मदद करता हूँ कि भाई उसकी कहीं से कैसे मैं उसकी मदद करूँ। आज कितने भी कोई आदमी कई बार होते हैं, किसी की शादी का है, लड़कियों की शादियाँ हैं, गरीब की सेवा है, आम आदमी की है, कोई हारी है, बीमारी है, और कहीं ऐसे आते हैं तो मदद करते हैं। इसी वजह से आज भगवान ने मौका दिया है कि अच्छा, और भविष्य में भी मेरी तो यही है। मैं आपके इस युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि आप सब अच्छे शिक्षा में अच्छी शिक्षा प्राप्त करें आपके चैनल के माध्यम से, और अच्छे अधिकारी बनने का काम करें, अच्छे व्यवसायी बनने का काम करें, अच्छे राजनेता बनने का काम करें, और इसको देश और राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर काम करना चाहिए। जो व्यक्ति देश और राष्ट्र के लिए समर्पित होकर काम करेगा वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि सब लोगों को अच्छा कार्य करके आदमी को काम करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। लेकिन ये जो आपने कहा है ना, छोटी मोटी सी पहचान है, तो छोटी मोटी सी पहचान नहीं है आपकी। मैं कई जगह जब राजस्थान में ट्रैवल करती हूँ तो उद्योग के क्षेत्र में आपका एक बहुत बड़ा नाम आता है। या ये आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करेंगे इस वार्ता को। औद्योगिक क्षेत्र में सर मैंने बहुत आपका नाम सुना, ख़ास तौर पर कि होटल हो गए, इस क्षेत्र में तो मैंने आपका बहुत नाम सुना है। मैं अभी कहीं कुचामन साइड में जा रही थी तो रास्ते में अचानक से एक जगह लिखा हुआ आया कि पलाड़ा पैलेस ऐसे करके कुछ, तो मुझे लगा आपका घर है वहाँ पर। तो मुझे पता चला आपके बारे में कि राजस्थान ही नहीं, इवन बाहर कंट्रीज़ में भी आपका औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अच्छा खासा नाम है। तो सर एक छोटी सी टिप्स हमारे दर्शकों को भी दे दीजिए कि किस तरीके से मेहनत करें और किस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र में भी जो है नाम कमाया जा सकता है। आदमी अच्छी तरह मेहनत करता है, जी। उसकी सोच अच्छी होती है, उसका विज़न होता है। अगर अच्छा विज़न होता है कि मैं अच्छी आगे बढ़ूँगा, मैं काम करूँगा, अच्छी तरह से काम करूँगा, तो वो निश्चित, मैं जैसे बचपन से मैंने कभी नहीं सपना भी नहीं सोचा होगा कि मैं इस जगह जाऊँगा। लेकिन सब कुछ मेरा विज़न था कि मैं आगे बढ़ूँगा। मैंने आगे बढ़ने का सपना था कि मैं आगे ज़रूर बढ़ूँगा, मैं हर ऊँचाई को छूने का काम करूँगा। क्या होता है कि जब तक वो कई बार बाज़ को लगता है कि मैं जब उड़ूँगा तो मैं आसमान को छूऊँगा। तो वही उसी को लेकर के मेरे मन में थी कि जैसे बाज़ एक आसमान को छूने का काम कर सकता है, तो अपन बिजनेस में क्यों ऊंचाई पर नहीं जा सकते। तो हमें बिजनेस के प्रति मैंने सोच रखी। तो आज सब जगह व्यवसाय में अच्छी तरह आज कितने लोगों को मैं रोज़गार दे सकता हूँ। आज मैं, नहीं तो मैं गांव का आदमी था, मेरे कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई मेरे पीछे कोई ये नहीं था कि आशीर्वाद था, एक कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज उसी वजह से कि मैं खुद मेहनत करके नीचे से आप मान लीजिए पैदल चल के 10-10 किलोमीटर पैदल चल के 15 किलोमीटर गर्मी दो सुबह उठ करके काम किया मैंने। और मेरे घर पे पंखा भी नहीं होता था। मैं पढ़ाई करी जब ऐसे ही पैदल जा के 10 किलोमीटर पैदल जाके पढ़ाई करके आते थे। और जब धंधे में भी आए तो पैदल चल चल के काम किया। फिर बाद में मोटरसाइकिल से चले तो मोटरसाइकिल से भी मैं रोज़ का ये मान लो कि 500 किलोमीटर का मोटरसाइकिल से रनअप कर लेता मैं, जाता काम चेक करने के लिए। और धंधा मोटरसाइकिल पे आया, मोटरसाइकिल से जीप से घूमने लगा, जीप से कार में घूमने लगा। आज सब कुछ जो मिला है वो भगवान शिव के आशीर्वाद से इसलिए मिला है। तो मैं सब युवाओं से कहता हूँ कि आपका विज़न अच्छा होना चाहिए। आप आगे बढ़ने की सोच रखोगे कि भाई हमें ये काम करना है। आदमी ये सोचता है कि मुझे रोज़ के 1000 रुपये कमाना है तो वो 1000 रुपये कमाएगा, 1000 नहीं तो 800 रुपये कमाएगा। कोई किसी की विज़न होता है कि मैं रोज़ के 2000 कमाऊँगा तो वो निश्चित 1500 रुपये कमाने का काम करेगा। और जिसका विज़न ये होता है कि मैं तो कुछ नहीं करूँगा तो फिर वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। तो हर युवाओं को काम करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। और संघर्ष करने वालों का इतिहास लिखा जाता है। इस धरती पे जिन्होंने संघर्ष किया उन्हीं का इतिहास लिखा गया है। तो जिन्होंने मेहनत करी है उनका इतिहास लिखा गया है। आज कोई व्यक्ति ये सोच ले कि मैं ऊपर से आता हूँ, वो कभी इतना बड़ा सक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन मेहनत करने वाला व्यक्ति निश्चित आगे बढ़ता है।
तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे राजस्थान के युवा हर क्षेत्र में, खेल कूद में, इनमें सब में आ गया है, क्योंकि मैं खेल कूद से भी जुड़ा हूँ। मैं खो खो संघ का भारत का पूरा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, अन्य कई योजनाओं जुड़ा हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ आप जिस भी क्षेत्र में कदम रखो, मेहनत के साथ कदम रखो, तो निश्चित आप आगे बढ़ोगे। तो हर युवाओं से, हर देश के नागरिक से, हर राजस्थान के नागरिक से कहना चाहता हूँ कि मेहनत करके, संघर्ष करके आगे बढ़ने की एक मंजिल की तरफ हमें देखना चाहिए। हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। जो व्यक्ति पीछे मुड़ के देखता है वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता। वो हिम्मत से, ताकत से वो आगे बढ़ेगा, मेहनत करेगा, तो वो हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारा राजस्थान आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, राष्ट्र आगे बढ़े। राष्ट्र के लिए सब मिल कर के हम काम करें, यही मेरी भावना है। मैं आपके चैनल को, हमारा समाचार को, और राम निवास जी को, जादौन साहब को, विवेक सिंह जी जादौन को, दिव्या जी शेखावत को और आपकी पूरी टीम को मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से एक हर युवाओं को आगे बढ़ने की जो प्रेरणा दी है, और आगे भी आप इस चैनल के माध्यम से युवाओं को, देश को आगे बढ़ने, हमारे हर व्यक्ति के मन में देश की भावना बढ़ाने का आप काम करें, यही मेरी भावना है। मैं आपके चैनल को पुनः मेरी ओर से धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते। सभी जनता को जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उन्हीं को, उन सबको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। सब मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, उनको भी मेरी ओर से नमस्ते, ताकि इस आपके चैनल के माध्यम से मुझे इसमें आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए दिव्या जी शेखावत को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मेरे साथ भंवर सिंह पलाड़ा जी। काफ़ी सारी बातें आज सर के साथ की। पहली मुलाकात थी, आगे मुलाकात देखते रहेंगे। अंता चुनाव को लेकर विशेषकर हमने बातें की है, क्योंकि इन दिनों जो है अंता का चुनाव कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाने वाला चुनाव हो रखा है। त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ बीजेपी के बोरपाल सुमन है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया है, और तीसरा समीकरण लेकर बैठे हैं नरेश मीणा जी। लेकिन बीजेपी जो अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में है, तो वहीं कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया भी इनको टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। सर को बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है प्रचार प्रसार अभियान की। तो देखते हैं कि भंवर सिंह पलाड़ा जी अंता जाते हैं, किस तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से जो है बीजेपी अपना झंडा गाड़ के आती है अंता में। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा समाचार। नमस्कार।